सकीना बेगम ने अभी अभी किचन में कदम रखा था, लेकिन हर रोज की तरह आज भी पहले रोखा को वहां देखकर उनका मूड खराब हो गया। सुबह सुबह इस मनहूस की शक्ल देख ली, सारा दिन बुरा गुजरेगा। कितनी बार कहा है, सुबह सुबह ये शक्ल मत दिखाया करो, मनहूस कहीं की। सकीना बेगम किचन से बाहर निकल गई थीं। उनका सुबह सुबह रोहा की शक्ल देखकर अपना मूड मजीद खराब करने का कोई इरादा न था। रोहा को इन सब बातों की आदत थी, लेकिन हर रोज ये बातें बर्दाश्त करते करते वो नाजुक सी लड़की अंदर ही अंदर खत्म होती जा रही थी। उसने एक नज़र रुखसाना हाला की तरफ देखा, जो हर रोज की तरह सब कुछ सुनकर भी खामोश थी, जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे वो इन सब से बिल्कुल अनजान हो। 19 साल पहले अपने शोहर और अपनी जवान बहन के इंतकाल के बाद वो बिल्कुल खामोश हो चुकी थीं। घर के बाकी अफराद को वो फिर मुखातिब कर लेती थीं, सिवाय रोहा के। अभी भी वो रोहा को नज़रअंदाज किए अपने लाडले बेटे सिकंदर खान के लिए नाश्ता बना रही थीं, क्योंकि उस जनाब को मुलाजिमों के हाथों का बना खाना हरगिज पसंद नहीं था। रोहा ने एक नज़र उनकी तरफ देखते अपनी आंसू से भरी आंखें अपने दुपट्टे के पल्लू से साफ कीं। बचपन से ही उसके साथ ऐसा होता आ रहा था और वो ऐसे रवैयों की आदी भी हो चुकी थी, लेकिन न जाने क्यों आंखें फिर भी भर आती थीं। खाला जान, मैं सिकंदर भाई को नाश्ता दे आती हूँ। रुखसाना ट्रे हाथ में लिए मुलाजिमा की जानी मुतवज्जो हुई ही थी, जब रोहा ने जल्दी से रुखसाना के हाथ से ट्रे ली। कोई ज़रूरत नहीं, सीमा जाओ, तुम सिकंदर के कमरे में नाश्ता देकर आओ। रुखसाना नागवारियत से कहती सख्त नज़रों से रोहा को घूरती वहां से चली गईं। लड़की ध्यान से देखकर नहीं चल सकती, और कितनी बार कहा है कि दुपट्टा सर पर रखा करो। नेहा जो बाहर लॉन में रोखा लोगों के पास जा रही थी, जल्दबाजी में सिकंदर खान से टकरा गई। वो सिकंदर भाई, दुपट्टा मेरे सर पर ही था, पता नहीं कैसे सर से सिरक गया। नेहा ने दुपट्टे को कोसते जल्दी से दुपट्टा सर पर दुरुस्त किया। आइंदा अगर तुम मुझे बिना सर पर दुपट्टा लिए हवेली में यहाँ वहाँ घूमती या भागती नजर आई तो नहीं, मैं आइंदा ध्यान रखूंगी। अब मैं जाऊं, लान में रोखा मेरा इंतजार कर रही है। बात मुकम्मल होने से पहले ही नेहा जल्दी से अपनी कहते हुए सिकंदर के चेहरे के तासुरात देखे बिना आगे बढ़ी, जबकि सिकंदर उसकी जल्दबाजी पे नफी में सर हिलाता अंदर की जानिब बढ़ गया। अजहान बेटा उठ जाओ, नाश्ता कर लो मेरी जान। सकीना अजहान का नाश्ता कमरे में लिए दाखिल हुई, जहां उनका लाडला बेटा बेड पर औंधा पड़ा सोया हुआ था। दोपहर के 12 बज रहे थे और ये लाड साहब अभी तक सोए हुए थे। सकीना बेगम ने नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखते एक नज़र पूरे कमरे की तरफ देखा और फिर अपने बेटे को, जो पूरा कमरा फैलाए आराम से सोया हुआ था। देर रात दोस्तों के साथ गुजारने के बाद वो काफ़ी लेट घर आया था। अजहान खान जिंदगी को अपने तरीके से गुजारने वाला और अपनी शर्तों पर जीने वाला था। वो पूरे घर भर का लाडला था। आगा जान से लेकर सिकंदर तक उसकी बात से कोई इनकार नहीं करता था। जो वो कहता था वही होता था। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसने सिकंदर के साथ मिलकर अपना बिजनेस ज्वाइन किया था। अजहान मेरे बच्चे ही उठ जाएं, अब तो सुबह से दोपहर हो चुकी है, और सिकंदर बेटा भी 2 बार कॉल करके आपका पूछ चुके हैं और आपको उठाकर ऑफिस भेजने का बोला है उन्होंने। सकीना बहुत मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरते उसे उठा रही थी। वो जानती थी उनके कहने पर वो नहीं उठेगा, इसलिए उन्होंने सिकंदर का नाम लिया था, क्योंकि वो जानती थी कुछ भी हो जाए वो सिकंदर का कहा नहीं टाल सकता था। सुबह बखैर मेरा चांद। उसे उठता देख सकीना ने मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमी। चलिए जल्दी से फ्रेश होकर आ जाइए, तब तक मैं आपका नाश्ता टेबल पर लगाती हूँ। अजहान सकीना की बातों पर मुस्कुराता उनकी पेशानी पर प्यार करता फ्रेश होने के लिए चला गया। सकीना ने वॉशरूम में बंद होते अजहान को देखा। वो न जाने कितनी बार अजहान को शराब पीने से मना कर चुकी थी, लेकिन हर बार वो उनकी बात को मजाक में टाल देता था। इस बारे में वो सिकंदर से भी बात कर चुकी थी, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ था। अजहान सबकी इज्जत ज़रूर करता था, लेकिन अपने मामलात में बोलने का हक उसने किसी को नहीं दिया था। अजहान फ्रेश होता उनके पास सोफे पर बैठता नाश्ता करने लगा। सकीना ने एक भरपूर नज़र अपने वजीहा बेटे की तरफ देखा, जिसने सारे नकूश अपने बाप से चुराए थे।
اس کی خوبصورتی لفظوں کی محتاج نہ تھی، اس کی گہری سیاہ آنکھیں ہی سامنے والے کو اپنا اسیر کر لیتی تھیں۔ حیدر کہاں رہ گئے تھے؟ اتنی دیر کر دی آنے میں۔ دلاور صاحب جو کب سے حیدر کے ابھی تک گھر نہ آنے پہ پریشان ہو رہے تھے، اسے اپنے سامنے دیکھ دبے دبے غصے سے بولے، ڈیڈ میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا۔ حیدر بامشکل اپنے قدموں پہ کھڑے ہوتے بھی لڑکھڑا گیا۔ حیدر تم کب سدھرو گے؟ کتنی بار کہا ہے اپنے ان لوفر دوستوں کی جان چھوڑ دو، برباد کر دیں گے وہ تمہیں۔ یہاں کے لوگ دوستی کے قابل نہیں ہوتے، خاص طور پر گورے لوگ، اور آج کل تم جن چکروں میں پڑے ہو میں وہ سب جانتا ہوں۔ آج کے بعد نہ تم اپنے دوستوں سے ملو گے اور نہ ہی اس لڑکی سے جس کے ساتھ تم زیادہ تر وقت گزار رہے ہو۔ ڈیڈ، لوسی میری گرل فرینڈ ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں اور بہت جلد ہم دونوں شادی کرنے والے ہیں۔ خبردار حیدر، تم نے ایسا کوئی گھٹیا کام کیا۔ تم اچھے سے جانتے ہو تمہارا رشتہ بچپن سے طے ہو چکا ہے اور بہت جلد میں تمہاری اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دلاور غصے سے پھنکارے تھے۔ بچپن کا رشتہ، ہا 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 ہا۔ حیدر خان کا کہکا پورے حال میں گونجا تھا۔ میں اسی ہفتے لوسی سے شادی کرنے والا ہوں، اگر آپ مجھے روک سکتے ہیں تو روک کر دکھائیے، حیدر کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ حیدر، اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو میں تمہیں اپنی جائیداد سے بے دخل کر دوں گا۔ ڈیڈ، حیدر نے مڑتے بے ساختہ دلاور کو پکارا، اگر تم چاہتے ہو میں ایسا کچھ نہ کروں تو چپ چاپ جیسا میں چاہتا ہوں تمہیں بالکل ویسا کرنا ہوگا۔ ڈیڈ، آپ یہ اچھا نہیں کر رہے، یوں مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے آپ۔ تمہیں صحیح راستے پر لانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، دلاور کہتے ناگواریت سے اسے دیکھتے اپنے کمرے میں بند ہو گئے۔ تم کالج نہیں گئی ابھی تک؟ روحا سکندر خان آفس کے لیے تیار ہوا، ابھی نیچے آیا تھا۔ نہیں سکندر بھائی، وہ آج نیہا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس لیے میں بھی نہیں گئی، روحا نے وجہ بتائی۔ لیکن روحا، طبیعت نیہا کی ٹھیک نہیں تھی، تمہاری تو ٹھیک تھی، تم اکیلے چلی جاتی یا مجھے کہہ دیتی، میں تمہیں چھوڑ آتا۔ تم دونوں کے ایگزامس ہونے والے ہیں، تم اس طرح لاپرواہی کیسے کر سکتی ہو؟ اس کا نتیجہ جانتی ہو نا تم؟ سکندر نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ بھائی، آپ سو رہے تھے، مجھے آپ کو جگانا مناسب نہیں لگا، روحا نے نظریں جھکا کر کہا۔ آئندہ اپنا دماغ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ڈرائیور کے ساتھ اکیلے میں جانے سے ڈر لگے تو مجھے کہہ دینا، یا اذہان سے، وہ بھی صبح کے وقت گھر ہی ہوتا ہے، سکندر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جبکہ اذہان کا نام سنتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہوا۔ مر کر بھی میں اس بدتمیز انسان کو کوئی کام نہ کہوں، سکندر کے جانے پر روحا خود سے بڑبڑائی۔ اذہان کی حرکتیں یاد کرتے اس نے جھرجھری لی، جو اکیلے میں اس سے نہ جانے کیسی باتیں اور حرکتیں کرتا تھا، جو گھر والوں کو بتانے سے بھی اسے شرم آتی تھی۔ دوسرا، اگر وہ کسی کو بتا بھی دیتی تو اس کی بات پر یقین کون کرتا؟ آغا جان کی تو وہ جان تھا۔ سکینہ تائی کو وہ کچھ کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، جتنا وہ اپنے بیٹے سے پیار کرتی تھی انہیں اس کی غلط بات لگتی، کھجا کے وہ روحا کی بات پر اسے ہی دن میں تارے دکھا دیتی، اور رخسانہ حالہ اسے پہلے ہی مخاطب نہیں کرتی تھی، اور اگر وہ نیہا سے کچھ کہتی تو نیہا نے الٹا اس کا مذاق بنانا تھا۔ اس کا بھائی جو کسی بھی لڑکی کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، وہ اس کے ساتھ ایسا کرتا تھا، اور سکندر کو اس طرح کی بات وہ بتا نہیں سکتی تھی، لیکن کم وہ بھی نہیں تھی۔ اگر کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی تو کیا ہوا، اپنے انداز میں وہ اذہان خان کو کافی کچھ سناتی تھی، اس کی ہر بات کا جواب وہ اسے ایسے جواب میں دیتی کہ اذہان خان اس کی باتوں سے چھل بھن جاتا۔ گڑیا میری جان، آپ رو کیوں رہی ہو؟ دلاور، جو سونے سے پہلے ایک بار گڑیا کو دیکھنے آئے تھے، گڑیا کو بیڈ پر بیٹھے گھٹنوں میں لیے سر روتے دیکھ کر پریشانی سے کہتے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اسے اپنے پاس ہونے کا احساس دلانے لگے۔ ڈیڈ، گڑیا نے اپنے آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور پل میں ان کے سینے کا حصہ بنی۔ ڈیڈ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، گڑیا نے اپنے رونے کی وجہ بتائی تو دلاور ہلکا سا مسکرا دیے۔ میری جان، ڈرنے والی کیا بات ہے، ہم آپ کے ساتھ والے روم میں ہی تو ہوتے ہیں، اور ویسے بھی میری بیٹی بہت بہادر ہے اور بہادر لوگوں کو ڈر نہیں لگتا۔ دلاور اس کے آنسو صاف کرتے اس کی پیشانی پر پیار کرتے انہیں دوبارہ سینے سے لگا گئے۔ ہاں ڈیڈ، میں بہت بہادر ہوں، لیکن
रूही कहते कहते रुकी। डैड, आपने आज भाई को क्यों डांटा? रूही उनके सीने से सर निकालकर उनके चेहरे की जानिब देखते बोली। आज जब दिलावर हैदर पर चिल्ला रहे थे, रूही अपने कमरे में दरवाजे के साथ लगी सब सुन रही थी, और शायद यही उसके डर की वजह भी थी। तुम्हारा भाई मुझे बहुत तंग करता है। दिलावर चाहकर भी हैदर की करतूत रूही को ना बता सके थे। तो डैड, आप भाई की शादी लूसी से करवा देना। भाई उन्हें लाइक करते हैं, फिर भाई आपको तंग भी नहीं करेंगे। दिलावर ने हैरानगी से रूही की जानिब देखा। तो आप छुप कर हमारी बातें सुन रही थीं? दिलावर ने घूरा तो रूही ने नफी में सर हिलाया। आप लोग इतनी ऊंची ऊंची चिल्ला रहे थे, मेरे कानों ने खुद ही सुन लिया। रूही अपनी मुस्कुराहट दबाते मासूमियत से बोली, मैं उनकी शादी उनकी मर्जी से नहीं करवा सकता। लेकिन क्यों डैड? तुम इन सब बातों को छोड़ो और मेरी बात सुनो। हम पाकिस्तान जा रहे हैं, दिलावर खान ने कहा, और फिर रूही के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लगे, जो हमेशा से पाकिस्तान जाना चाहती थी। सच्ची डैड, आप सच कह रहे हैं? हम पाकिस्तान जा रहे हैं? थैंक यू डैड, हम पाकिस्तान जा रहे हैं। कितना मज़ा आएगा। मैं अपने आगा जान से मिलूंगी। वो खुशी से बेड पर उछलने लगी तो दिलावर ने हंसते हुए अपनी बाहें खोली। वो भाग कर उनके सीने से लगी। उसे अपने सीने से लगाया तो उन्हें लगा जैसे वो अपना हर दर्द भूल गए हों। लेकिन इस बार वो एक खास मकसद से पाकिस्तान जा रहे थे। जितना जल्दी हो सके वो ये काम अंजाम देना चाहते थे। हैदर की दिन ब दिन बढ़ती बदतमीजी और उल्टे कामों से वो तंग आ चुके थे। ऊपर से जिन लोगों के साथ उसका उठना बैठना था, वो लोग अच्छे नहीं थे। इससे पहले कि हैदर खान उन लोगों की बातों में आता या उनके साथ गलत राहों का मुसाफिर होता, वो जल्द उसे सुधारने वाली लाना चाहते थे। वो बहुत जल्द आगा जान से इस बारे में बात करना चाहते थे। तुम कॉलेज नहीं गई आज? अजहान, जो सकीना बेगम को ढूंढ रहा था, किचन में रोहा को अकेले काम करता देख उसके लबों पर शरीर मुस्कुराहट बिखरी। रोहा, जो अपने कामों में मसरूफ थी, अपने करीब से भारी मर्दाना आवाज सुनकर यकदम उछली और रुख मोड़ कर पीछे की जानिब देखा, जहां अजहान उसके बेहद करीब खड़ा उसे ही देख रहा था। आप, अटकते हुए लफ्ज अदा करती रोहा ने साइड से होकर उससे फासला बनाना चाहा, जिसे अजहान ने उसके सामने आते नाकाम बना दिया। हाँ, मैं। अजहान ने थोड़ा उसके चेहरे के पास झुकते सरगोशी में कहा, तो रोहा उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस करते अपना सर पीछे की जानिब ढलका गई। आपको कुछ चाहिए था? रोहा ने उसकी इस कदर नज़दीकी पर चेहरे पर आया पसीना दुपट्टे से साफ करती एक बार फिर उसकी साइड से निकलने की कोशिश की। तुम्हारी सांसें। अपना दायां हाथ पीछे स्लैब पर रखते उसकी खुद से दूर जाने की कोशिशों को नाकाम बनाए उसके होठों की जानिब देखता, खुमारी से कहता, उसकी तेज हुई सांसों में गहरा सांस भरता रोहा की आंखों में देखने लगा, जिसने फौरन से पहले अपनी सांसों को रोका था, जबकि उसके इस तरह से घबराने पर उसकी घनी मूंछों के नीचे अनाबी लब मुस्कुराए थे। वो, मुझे खाना बनाना है। उसे खुद से दूर होते ना देख रोहा ने खुद ही हिम्मत करके उसके सीने पर अपने दोनों हाथों की हथेलियां रखे काफी जोर लगाकर उसे खुद से दूर किया, और लम्हे की देर किए बिना वो उससे काफी फासले पर हुई थी। जो बात अजहान को नहायत नागवार गुजरी थी, उसने शिद्दत ज़ब्त से अपने हाथों की मुठियां भींची थीं। मैंने पूछा, कॉलेज क्यों नहीं गई आज? लहजा बेहद सर्द था, जबकि आंखों में सुर्खी दर आई थी, जिन्हें देखकर रोहा का कमज़ोर दिल फुल स्पीड से धड़का था। उसे कुछ गलत होने का एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ था। वो नेहा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं भी नहीं गई। रोहा उसे जवाब देना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी डेकोरेला की तरह सुर्ख हुए चेहरे की जानिब देखते बता गई। तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं थी, तुम तो बिल्कुल ठीक हो ना? या फिर अब तुम्हारा पढ़ने का दिल नहीं करता? लहजा इंतहा का सर्द और तंजिया था, जिस पर रोहा की झुकी हुई नज़रें उसकी नज़रों से टकराईं। नहीं अजहान भाई, ऐसी बात। शट अप, जस्ट शट अप। रोहा की बात मुकम्मल होने से पहले ही अजहान गुस्से से फुनकारता उसे दोनों बाजुओं से दबोचता अपने करीब कर गया। नहीं हूं मैं तुम्हारा भाई। कितनी बार कहा है मुझे भाई मत करा करो। आइंदा अगर इस जुबान से मेरे लिए लफ्ज़ भाई निकला तो जुबान से महरूम कर दूंगा। गुस्से से कहता एक झटके से उसे खुद से दूर धकेलता किचन से बाहर निकलता चला गया।
रोहा का उसे भाई कहना जलती पर तेल का काम कर गया था। उसने सोच लिया था उसे अब क्या करना था, और बहुत अच्छे से उसे इस गुस्ताखी की सज़ा देने का इरादा भी बांध चुका था। रोहा ज़ुबैर खान, अपनी गुस्ताखियों की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अजहान बहुत कुछ सोचता अपनी गाड़ी में बैठा ऑफिस के लिए निकल गया। ओके चाचू, अपना ख्याल रखिएगा। सिकंदर ने अलविदा कहते मोबाइल वापस टेबल पर रखा। चाचू का फ़ोन था, क्या कह रहे थे? अजहान ने हाथ में पकड़ी फाइल सिकंदर की जानिब बढ़ाई और सामने रखी चेयर पर बैठा। चाचू पाकिस्तान आ रहे हैं फैमिली के साथ। अजहान उसकी बात सुनते सर हिलाया। चाचू हैदर और रोहा की शादी करना चाहते हैं, इसी सिलसिले में वो पाकिस्तान आ रहे हैं। मैं आगा जान को भी फ़ोन करके बता दूं? नहीं, ऐसा करते हैं, खुद घर चलकर उन्हें ये खुशखबरी सुनाते हैं। सिकंदर बिना अजहान की तरफ देखे फाइल पर झुका बोल रहा था, जबकि सामने चेयर पर बैठा वजूद गुस्से की आखिरी इंतहा पर था। अजहान, सिकंदर आगे कुछ कहता, अजहान गुस्से से चेयर को ठोकर मारता उसके केबिन से ही बाहर निकल गया। अस्सलामुअलैकुम आगा जान। लाउंज में बैठे आगा जान के हाथों को अकीदत से चूमते सिकंदर उनके साथ ही सोफे पर बैठ गया। वालेकुम अस्सलाम, आज ऑफिस से जल्दी आ गए? जी आगा जान, बात ही ऐसी थी, चाचू पाकिस्तान आ रहे हैं। क्या कह रहे हो? आगा जान का चेहरा खुशी से खिल उठा था। बिल्कुल सही कह रहा हूँ आगा जान, चाचू ने खुद मुझे फ़ोन करके बताया है कि वो गुड़िया और हैदर को भी साथ लेकर आ रहे हैं। सिकंदर, तू नहीं जानता ये बात बताकर तूने मुझे कितना खुश कर दिया है। आगा जान ने खुशी से सिकंदर को अपने गले से लगा लिया था।